नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र स्मार्ट सिटी का आगाज, विपक्ष क्यों नाराज। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सीएम धामी ने अपने कार्यों से कभी सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और दरअसल आपको बता दें कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य तेज गति से पूरे होने की दिशा में अग्रसर हैं। सड़कों को साफ सुथरा किया जा रहा है, शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में चल रहे कछुआ चाल से दून वासी परेशान थे और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब यही लोग स्मार्ट सिटी के कार्यों की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने, शहर को सुंदर बनाने समेत सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मुख्यमंत्री की इस सख्ती का धरातल पर सकारात्मक असर भी देखने को मिला और जो स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुए, वो कुछ ही दिनों में पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया और सरकार इन्वेस्टर्स समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को कराने में जुट गई। और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है, इसमें ना तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि है और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और ना ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति के तहत कार्य कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर जब स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सवाल खड़े करना कितना सही है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये चमचमाती सड़कें, ये शानदार पेंटिंग, ये साफ सुथरी सड़कें कहीं और की नहीं, ये सब राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये सब साकार हो रहा है स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के तहत। दरअसल कुछ दिनों पहले तक जिस स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठ रहे थे, उसी स्मार्ट सिटी के कार्यों की अब सराहना हो रही है। सरकार का दावा है कि स्मार्ट सिटी के कार्य अंतिम चरण में हैं। शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के साथ ही सड़कों को साफ सुथरा बनाने, शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत तमाम कार्य अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने, शहर को सुंदर बनाने समेत सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मुख्यमंत्री की इस सख्ती का धरातल पर सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है और जो स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुए, वो कुछ ही दिनों में पूरे होते दिखने लगे हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं कराया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट के तहत और जो स्मार्ट सिटी का कार्य जो पिछले 10 सालों से चला रहा था, वो उसमें तेजी बढ़ोतरी आई है। तो ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षित कर गई है और कहा गया है कि
जितना तेज़ी से काम होता है उतना ही तेज़ी से चीज़ें बिगड़ती भी है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो वादे जो स्मार्ट सिटी के पिछले 5 वर्षों से कर रही थी, वो 5 वर्षों से अचानक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है उसमें बढ़ोतरी के चलते देखिए कि सड़क जगह जगह पे जाम ट्रैफिक हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान भी है, क्योंकि जब 5 साल से जब आप स्मार्ट सिटी का कार्य करने को हो रहे तो 5 साल से अगर हम कार्य को देखा जाए तो कार्य हुआ ही नहीं। बारिश में लोग भीग रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं। और जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि होने वाला है 8 और 9 तारीख को, अचानक से कार्य तेज हो जाता है, जिसके चलते लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काम लग रहा है आपको चकाचौंध जो है आज दिखाई दे रही, ये चकाचौंध आपके डेंगू के टाइम में क्यों नहीं हुई? ये तो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था और जानबूझ के सरकार ने देर की और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान इस देहरादून में गंवाई है डेंगू से। उस समय क्यों नहीं हुई है? G20 में जिस तरीके का ड्रामा हुआ, सड़कों को पोता गया, ड्राइंग बनाई गई, उसी तरीके का ये है। आम पब्लिक को ठीक है आज सड़कें ठीक लग रही जो, लेकिन डेंगू और इत्यादि जो हुई थी उसके लिए सरकार माफ़ी मांगेगी। आपको ये चकाचौंध ठीक लग रही है, लेकिन जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पानी पूरी बेचने वाले, दिए बेचने वाले, मटकी बेचने वाले, समोसा चाय बेचने वाले लोगों के जो रोजगार है आपने पिछले 7-8 दिन से उनको बंद कर रखा है, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। इस बात की पुष्टि, यही बात हम जनता को समझा रहे हैं और पूरा उत्तराखंड इस बात को समझ भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी तैयारी है। दूसरा, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी है, आप देख लीजिए कि पिछले 6 साल में 40% कमीशन की बातें अखबारों में छपती रही है, मगर 2 दिन पहले इन्वेस्टर समिट की बात क्या हुई, रात और दिन देहरादून की सड़कों को काला करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लीपापोती कर रही है, ये घोटाला भी इसके चुनाव के बाद आपके सामने निकल कर आएगा। साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लाभ के लिए काम कर रही है। ग्राउंड के अंदर स्मार्ट सिटी भी फेल हो चुकी है, जाम से जनता परेशान है। उत्तराखंड का जो एक अच्छा शहर देहरादून था, ये आज रहने लायक नहीं बना है। ये स्मार्ट भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो पहले स्मार्ट सिटी योजना को लेकर सवाल उठा रहा था सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष का। अगर जिक्र करें अब काम में तेजी देखी जा रही है तो यहां पर एक बार फिर से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये तेजी देखने को मिल रही है, वोट बैंक साधने के लिहाज से ये तेजी देखने को मिल रही है, या फिर ये माना जाए कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर ये तेजी देखने को मिल रही है। अभी तक सत्ता पक्ष को इसकी सुध क्यों नहीं आई, इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अनिल थपलियाल जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अरुणा शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर देखने को मिल रहा है, या अब स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है, और इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता से कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, आपत्ति किस बात को लेकर है? मंजू जी अनम्यूट कर लीजिएगा। आ रही है आवाज मेरी? आप जी सुन पा रहे हैं। अच्छा, देखिए। जी मंजू जी। हेलो। हाँ, देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा कि जो ग्राउंड पे इन्होंने वादे किए थे वो सब तो जो है कुछ जीरो साबित हुआ। महिला उत्पीड़न, पलायन, डेंगू, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब में ये सब लोग जीरो साबित हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट। खाली अब जो है इन्वेस्टर, जब हमारे भी
कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे, यशस्वी अनुभवी मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी, उन्होंने भी बहुत सारे बिना किसी इन्वेस्टर मीट के, बिना किसी पॉलिश के, बिना किसी शोबाजी से कई औद्योगिक पैकेज लेके आए, सिडकुल की स्थापना की। 2030 में जनवरी 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज लेके आए। सेलाकुई, हरिद्वार, सितारगंज, भगवानपुर, सड़कों का निर्माण आदि हर काम जो है उन्होंने बड़ी शिद्दत से किया और बिना किसी शोबाजी की। लेकिन ये सरकार आज जो दिखा रही है, कह रही है गड्ढा मुक्त हम सड़कों को बना रहे। अरे भाई, वो गड्ढा मुक्त, बीजेपी वालों, सरकार से मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि वो गड्ढा मुक्त सड़कें तब कहाँ थी जब सैकड़ों लोगों ने डेंगू से अपनी जान गंवा दी। मंजू जी, अगर शिद्दत से काम किया गया था तो जनता का भरपूर समर्थन मिलना चाहिए था, वही प्यार वही दुलार मिलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, ये जनादेश है, जनादेश है, कभी हम है कभी ये है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम विपक्ष में आ गए हैं तो हम प्रश्न नहीं उठाएंगे। प्रश्न उठाना अधिकार है आपका, हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार भी। जो हमें गलत लगेगा हम प्रश्न उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट थी हमने जो काम किया उसको हम बयान भी करेंगे। तो ये सब चीजें जो है, जनादेश मिला है तो काम करिए ना। आप लोकसभा इलेक्शन से पहले ये मोदी जी की सिर्फ नौटंकी है, चुनावी तैयारी है, इन्वेस्टर मीट वगैरह कुछ नहीं है। ये जो है, आज तक आप बताइए ना, गड्ढा मुक्त सड़कें क्यों नहीं है? आज ये जो इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, इनमें छोटे उद्योगपति जो है रेडी लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन सबको हटा दिया गया है कि भाई चिकनी चुपड़ी। जो इनकी कमियां हैं, अंकिता हत्याकांड हो गया, उसके बाद डेंगू से जो परेशानी है, इन पर सब पर ये खाली पॉलिश करने ठीक है। इस बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ हेमा भंडारी जी भी, आप प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस विषय में शामिल होने के लिए। ठीक है मंजू जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं और इस बात का जवाब भी ले लेते हैं रविंद्र कुमार जी से कि ये जो रंग रोगन और ये चमक धमक कहा जाए नजर आ रही है, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो रफ्तार अब देखने को मिल रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, तो इतनी लेट लतीफी के बाद क्यों? लोकसभा चुनाव के लिहाज से या इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मंशा क्या है? रविंद्र जी अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए सोनी जी, मंशा कुछ नहीं है। मंशा लोगों को सहूलियत पहुंचाना, लोगों को विश्वास दिलाना, लोगों के से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो पूरे करना है। अब इसमें तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि जिस चीज को लेके आवाज उठा रहे थे, कम से कम वो काम हुआ। अब इसमें भी अगर आपको इस बात को लेके अपनी आपत्ति दर्ज करानी है कि ये अब इलेक्शन आ गए, अब सबमिट आ गया, अब इलेक्शन, देखिए देश के अंदर इलेक्शन, सबमिट, कोई ना कोई काम इस प्रदेश के अंदर सृजन का चलता रहेगा। लोकतंत्र की यही सबसे अच्छी खूबसूरती होती है कि जब सरकार लोगों को प्रॉमिस करके आती है और वह अपने काम पूरे करती है, तो लगातार कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई काम ऐसा आता है और वो काम भी होते रहते हैं। आपको कम से कम कांग्रेस प्रवक्ता को इस समय इस बात को लेके यही कह देते कि देखिए हमने इसका हल्ला उठाया, आज तक ये काम हो रहा है, लेकिन ये इसमें भी मार खा गए। कम से कम जनता को समझ आता नहीं, जनता को समझ आता, लेकिन जनता की भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर रविंद्र जी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड वासी जो कह रहे हैं कि अब ये जान गंवा दी है, जनादेश आपको मिला, जनता का समर्थन आपको मिला, तो समय रहते वो काम उस योजना के तहत किए जाने चाहिए। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर ये तेजी, और साथ ही लोकसभा चुनाव है आगे, तो इससे कनेक्ट किया जाएगा जब लेट लतीफी होगी। देखिए नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। कई सारे कारण थे। लगातार जो है मानसून भी लंबा चला, मानसून के बाद ही काम होना था, और सबमिट अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर इन्वेस्टर सबमिट, हमारे प्रदेश में लोग व्यापार लेके, रोजगार लेके, ऐसी कंपनियां, ऐसी जो है देश भर के उद्योगपति अगर आ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारे, देखिए घर में भी अगर कभी कोई मेहमान आता है, खास मेहमान आते हैं, तो हम नई तरीके की टेबल लगाते हैं, चद्दर बिछाते हैं, साफ सफाई रखते हैं कि मेहमान को लगे कि हम जो है
एक अच्छे लोग हैं, खामियों अच्छे को परिवार छिपाते के हैं, लोग हैं। खामियों को छिपाने का काम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने साफ कह दिया। रविंद्र तो जी, घर के लोगों को मार खामियों को थोड़ी छिपाने देते का हैं काम किया मेहमान जाता आने है। से पहले। और क्या आप भी वही कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है? सोनी जी देखिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं है। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मेहमान आता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हाँ भाई, मेरे को जो है और खूबसूरत मेरा शहर, मेरा घर पहले से ही खूबसूरत है और खूबसूरत दिखाई दे, तो इसमें दिक्कत क्या है? करेक्ट अगर कर दी हमारे अपनी बात को आपने, प्रदेश के अंदर अच्छी बात है स्मार्ट रविंद्र सिटी जी। के अंतर्गत लेकिन काम जो हकीकत किया जो था है स्मार्ट सिटी, वो निकल आती है और हकीकत नजर भी आती है। खूबसूरत चीज को और खूबसूरत बनाना अच्छी बात होती है, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी अगर योजना का यहाँ पर जिक्र करें तो गड्ढे, जल भराव की स्थिति, गड्ढे युक्त सड़कें, तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। खामियों को ना दिखाना विदेशी मेहमानों को एक अलग बात है, लेकिन समय रहते उनको सही करना ये सरकार की एक जिम्मेदारी थी, जो कि मुझे लगता है उसमें लेट लतीफी की गई। ठीक है, मेरी बात को आपने पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, पूरा कर लीजिए रविंद्र जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, शहर को खूबसूरत बनाना या शहर को कुछ समय के लिए खूबसूरत बनाना मंशा नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, आज से पहले भी, आज जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी को लेके आप कुछ लोग इसमें हल्ला मचा रहे हैं, मेरे को आज भी याद है निशंक जी के समय में, जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे, तो चक्रोता रोड एक बोटल नेक होता था, उसको चौड़ीकरण करके वहां के व्यापारियों को सेटिस्फाई करके दूसरी जगह बसा के उस जगह को खोली। मुझे आज भी याद है, लच्छीवाला पे बहुत तगड़ा जाम लगता था और अंडर ब्रिज था, उस पर फ्लाईओवर बनाने का काम किया वो निशंक जी के समय में हुआ। मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पे डाट मंदिर पे जब सुरंग बनी है 3-3 घंटे का जाम लगता था 2016 में, तो इसी कार्यकाल में हुआ। तो ये कहना कि हम सहूलियत है, और मंजू त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि तिवारी जी यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लाए थे। बिल्कुल लाए थे, मैं इस बात के लिए माननीय नरेंद्र तिवारी जी का प्रशंसा करता हूँ यहाँ पे बैठ के। लेकिन वो जब लेकर आए, जब दिल्ली में अटल जी की सरकार थी, एक उद्योग अगर दिखा दे 2004 से लेकर 2014 तक, इसके बीच के कालखंड में, हाँ ये जरूर काम किया। जो 2000 में अटल जी ने विशेष पैकेज दिया था इस प्रदेश को, केंद्र में मनमोहन सरकार ने उसको वापस लेने का काम जरूर किया, ये श्रेय जरूर मनमोहन सिंह सरकार पे जाता है, लेकिन नया उद्योग नहीं लगाया। ये सारे उद्योग अटल जी की और नरेंद्र तिवारी जी को पूरा फुल सपोर्ट इस प्रदेश के लिए दिया, उसके बाद सपोर्ट नहीं मिला। आप एक उद्योग मुझे गिनवा दीजिए, मैं वहां जाऊंगा। उद्योग बंद कराने का काम तो किया है मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, ठीक है लेकिन हम काम जो करते हैं उसका बेस होता है। मैंने कई सारे आपको काम गिनवाए, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो है जोगी वाला में बहुत जाम लगता है, उसको भी क्लियर करने का काम हो रहा है। अड़क बाजार की शिफ्टिंग का काम हो रहा है, अड़क बाजार को बाईपास पे लाने का काम हो रहा है, ये हम ही कर सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, ये बेस हैं जो लोगों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आप अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है तो समय रहते करेगी, लोगों को उसका फायदा मिलेगा, तो मुझे लगता है लोगों की प्रतिक्रियाएं भी वैसी ही निकलकर सामने आएंगी, फिर किसी भी योजना को लेकर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। अब ये काम में तेजी देखी जा रही है, लेट लतीफी के साथ तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं। आप प्रवक्ता का हेमा भंडारी जी जुड़ी हुई हैं। हेमा भंडारी जी, जिस तरीके से अब तेजी देखने को मिल रही है विकास कार्यों को लेकर, क्या कहेंगी? देखिए सोनी जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं कि अब तेजी तो देखने को मिलेगी ही। 2017 में भारत सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी में चुना गया था, इसलिए चुना गया था कि हाँ देहरादून जो है स्वच्छ और सुंदर दिखे, सुंदर बने। लेकिन आज 2023 तक भी उसका काम जो है पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, इन्वेस्टर समिट है, तो उसके आनन फानन में जिस तरह से इन्हें केंद्र से निर्देश मिले हुए हैं कि ये सभी राज्यों को निर्देश, मतलब उत्तराखंड को और अदर्स राज्यों को भी निर्देश मिले हैं कि जो बचा खुचा काम है वो जल्द से जल्द पूरा कर दे। जो काम इतने सालों में नहीं हुआ विकास कार्य, अब वो 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट करने के इनको वहां से निर्देश मिल चुके हैं।
तो इसी उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश में जो धामी सरकार है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं तो बहुत जल्दी जल्दी माफ करती है। कीजिएगा। इसको घोषणा सरकार भी हम कह सकते हैं, धामी सरकार को। तो घोषणाएं करने में लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि अब तक कार्य नहीं हुआ है और 2 माह में ये काम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो इनको भूलना नहीं चाहिए जो अभी उत्तरकाशी में जो सिलग्यारा कांड हुआ है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए कि आनन फानन में हम भी चाहते हैं कि काम हो, हम उसके विरोध में नहीं है, काम तो करना ही था और जल्दी पूरा करना था, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जल्द निर्माण के किसी चक्कर में हादसे को दावत किसी दे या- हादसे को दावत दे बिल्कुल। दें। मतलब सही तरीके से निर्माण होना चाहिए। ये नहीं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है या अभी विदेशी मेहमानों ने आना है, क्योंकि दिखावे के लिए तो करते ही है ना, वो गरीबों को हटाओ, रेहड़ी पटरी वालों को हटाओ, उनको उनके लिए बारे में नहीं सोचना, उसको अच्छा सा दिखाना है, बिल्कुल सुंदर दुल्हन की तरह सजाएंगे अब देहरादून को। तो ये बिल्कुल, तो इनका उत्तराखंड चाल चलन को कह रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, देखा ये जाए तो विकास के रहा ही लिहाज है, से भाजपा सड़कों का को चमकाने का काम ये किया तो जा रहा है, भाई- दुल्हन की तरह हाँ, सजाने का इसमें काम कोई किया जा आश्चर्य रहा नहीं है। है, सोनी प्रधानमंत्री जी, ये तो नरेंद्र इनको मोदी करना ही है अब। पहुंचेंगे शुभारंभ के मौके पर और इसके साथ ही समापन में गृह मंत्री जी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस लिहाज से और लोकसभा चुनाव से भी सोनी जी, इसे यहाँ पर भी जोड़कर ना, यहाँ पर हरिद्वार में भी जो यहाँ पर चंडी घाट में राष्ट्रपति जी आए थे, तो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ ताड़ दी थी। हम कुछ दिन बाद गए वहां पर, तो कहते हैं कि जब कोई भी ऐसा नेता आएगा, बड़ा नेता आएगा केंद्र से, तो भैया ये सब चीजें हटा दी जाएंगी, झुग्गी झोपड़ियां नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये यही करते हैं ये लोग ना, इनको सिर्फ दिखावे से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल दिखावे। हालांकि इस बात का जिक्र रविंद्र जी ने किया, उस बात को सुधारने की भी कोशिश की, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है और इसके तहत कितनी संजीदगी से काम किया जाएगा। हालांकि अब कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं और अगर इसमें कोताही बरती गई तो कार्रवाई भी होगी, इस बात का भी जिक्र किया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का आगाज, विपक्ष क्यों नाराज है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और वाकई सत्ता पक्ष की मंशा यहां पर जो नजर आ रही है, जैसा कि रविंद्र जी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि बेहतर करने का प्रयास है और बेहतर सिर्फ जो कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। अनिल थपलियाल जी, आपका रुख करेंगे। अनिल जी, क्या नजर आ रहा है? सत्ता पक्ष वाकई गंभीर नजर आ रही है विकास कार्यों को लेकर। अनम्यूट करिएगा। अनिल जी, अनिल जी अनम्यूट करिएगा, आपको आवाज मिल पा रही है जी? अनम्यूट कर लीजिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज अनिल जी तक पहुंच नहीं पा रही है। अनिल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अनम्यूट कर लीजिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। जी, आपकी आवाज फिलहाल नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी जी, ये देर से ही दुरुस्त सरकार को आया है। बहुत अच्छी बात है कि शहर चकाचौंध हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि शहर में काम हो रहा है जी। लेकिन 100 डंडे खाने विपक्ष के और तब होश आए तो वो भी एक बहुत बड़ी विडंबना है जी। और स्मार्ट मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की टॉप 10 योजनाओं में से एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, जो कि उन्होंने पूरे 100 सिटी का जिम्मा लिया था कि 100 सिटी में, और जो इनका बजट था ये 1537 करोड़ रुपए का था और राज्यों को कहा गया था भाई विशेषकर उत्तराखंड को कि 50-50% का रेशियो रहेगा। अब आप ये बताइए कि 50-50% के रेशियो में
और 2018 में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था, जिन्होंने उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो 5 साल में एक स्मार्ट सिटी को तैयार करने में इतना वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टियां ने वर्तमान सरकार को लगा है, तो ये एक विडंबना नहीं है क्या? ये तो अगर विपक्ष सचेत न होता और इन पे डिबेट्स में या अन्य जगह धरना प्रदर्शन न करता इस मामले में, तो मुझे नहीं लगता कि ये सोए रहते और इनको कोई चिंता नहीं थी कि स्मार्ट सिटी में एक प्रधानमंत्री जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको भी हमें पूरा करना है। बिल्कुल, मतलब अनिल जी, धरना प्रदर्शन किया गया, इनको जगाने की कोशिश की गई, तब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई रविंद्र कुमार जी का एक, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब किसी के घर में मेहमान आता है तो वो चद्दर वद्दर और बर्तन वर्तन, थोड़ा कांच के गिलास पे पानी, जूस वूस ले, ताकि स्टैंडर्ड पता लगे। इसका मतलब ये था कि उत्तराखंड का स्टैंडर्ड खुद ही बता रहे हैं कि हमने इतना गिरा दिया था कि उसको पुनः जो है उभारना पड़ रहा है लोगों की। बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, और देश के उद्योगपति तो है ही उसमें जो शीर्ष पे हैं, लेकिन बाहर के उद्योगपति भी हैं। आप ये इनसे ये पूछना मैं चाहूंगा कि इनके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो टॉप 10 योजनाएं हैं 10, उनमें से कितनी योजनाएं, जो टॉप 10 की बात करो, योजनाएं तो इतनी है कि गिनने में समय लग जाएगा, इतना डिबेट्स में मेरे पास टाइम नहीं होगा। इतनी योजनाएं भारत सरकार ने राज्य सरकार को दी हैं, लेकिन वो योजनाएं गई कहाँ हैं? महिला सशक्तिकरण को लेकर के चले, आप वित्त से लेकर स्वरोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर, पशुपालन को लेकर, कृषि को लेकर, अपना ये क्या नाम है, ये अपना आपदा को लेकर, यानी विभिन्न प्रकार की योजनाएं इन्होंने दी हैं। बच्चों को वात्सल्य योजना, ये योजना, लेकिन ये योजना केवल सिटी के लिए थी क्या? यानी शहर के लिए ही ये योजनाएं थी, या ग्रामीण स्तरों पे दुर्गम क्षेत्रों में, जो जैसे उत्तराखंड का लास्ट अंतिम माणा है जिसको इन्होंने पहला गांव बना दिया, वो इतिहास ऊपर से नीचे को आता है, ये नीचे से ऊपर को ले जाते हैं इतिहास। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा है, क्योंकि सरकार, इनको आदत पड़ गई ना सरकार बनाना और गिनाना। जैसे अभी आपने देखा लाडली का मध्य प्रदेश में क्या कमाल हो गया, क्या धमाल कर दिया उन्होंने, चकाचौंध कर दिया। राजस्थान में भी बोला कि लाडली ने हम बड़ी लाडली ले आएंगे, और इन्हीं के अभी शपथ नहीं हुआ और वहां पे मर्डर हो गया हिंदू राष्ट्रीय संगठन के एक बड़े उसका। तो ठीक है ना, अगर बीजेपी इस तरीके के मुद्दे उठाकर उसे कामयाबी मिल रही है, जनता का जनादेश मिल रहा है, तो विपक्ष को भी ऐसे मुद्दों पर बारीकी से काम करना चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। और आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप तो जानते हैं क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को बखूबी उठाना चाहिए। सोनी जी, जनता निर्णायक है, जनता ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तुलना उत्तराखंड से न करें, क्योंकि यहाँ पे लव जिहाद मामले, अंकिता हत्याकांड मामले, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, उसमें कम से कम 56 से 60 जिले हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रदेश है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने तो 82 के दशक से आज तक उसके क्षेत्रीय मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल आंदोलन की है, और इसीलिए तो आज एक समृद्ध राज्य की हमने मांग रखी थी। बिल्कुल, और हमारी पार्टी के आंदोलनकारी हैं। इवन ये प्रोडक्शन हाउस भी हो गया, उत्तराखंड हाउस, जो भी हमारे यहाँ विधायक आता है, बीजेपी अच्छा विधायक होता खींच लेती है, ये महारत हासिल है इनको। अब स्मार्ट सिटी तो मुद्दा था स्मार्ट सिटी का, लेकिन देखिए 50-50 का जो रेशियो था, उस 50-50 के रेशियो में अभी केवल रंग पुताई जो चौक हैं, मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे भी, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाहर के मित्र आए थे, बोला स्मार्ट सिटी है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं जरा परेड ग्राउंड में भी ले गया, मैंने कहा ये स्मार्ट सिटी है और भारतीय जनता पार्टी के इनके ठीक कार्यालय के पीछे है, तो मैंने कहा देख लीजिए कितना अच्छा हमारा जो है अपने राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन ये 5 वर्षों से है, वो दल रह गया, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उसने कहा 5 वर्षों से, मैंने कहा 5 वर्षों से चल रहा है, आपने तो दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया गए हो, तो उन्होंने कहा 5 वर्षों से चल रहा है। 5 वर्षों से क्या केवल स्मार्ट सिटी पे ही काम चल रहा है? अरे भले, मेरा कहना है कि कम से कम मेरे रविंद्र भाई अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तो कह देते, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए तो कम से कम 18,000 गांव में से एक स्मार्ट गांव तो बना देते पहाड़ में, ताकि ये तो बोलने के लिए होता
विपक्ष का मुंह बंद करते, अरे लठ खाने की आदत पड़ गई आपकी, जमानी लठ खाने की आदत पड़ गई, तब आप होश में आते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी हरकत में आती है। और अगर चुनाव मंच पे जब ये होते हैं बोलते हैं तो ऐसा लगता है पीतल का एक बड़ा बर्तन लेके जाएं और इनके मुंह पे लगा जाए। हर काम मतलब आज जो हो गया, आज जो घोषणा हो गई वो धरातल पे हो गई। मैंने कहा ना, केंद्र और सरकार राज्य की 100 योजनाएं हैं जो मैंने गिनती में रखी हैं, उनमें से टॉप 10 छांटी है मैंने। तो टॉप 10 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट में था। तो इसका हुआ क्या अभी तक? बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका रविंद्र जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं जल्दी से। सिर्फ 10 सेकंड देखिए बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष हो रखा है इस समय, इनको जरूर ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके कि मेरी हंसी छूट रही है। जल्दी मुझे लग रहा है इनको सबको एक बीपी की गोली एक्स्ट्रा लगने वाली। लेकिन रविंद्र जी सवाल इस हंसी पर भी है, पड़ेगी जब जनता रविंद्र जी सवाल इस हंसी को लेकर भी है कि जनता की भावनाओं और जनता अगर विकास की उम्मीद करती है तो उसे इस तरीके से आप नहीं उसको नजरअंदाज कर सकते, मुस्कुराहट से आप इन खामियों को नहीं भर सकते। ये बुराई भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं ढंग से। रवि भाई जवाब बुराई इतने बड़ी स्मार्ट सिटी तो दिखा रहे हैं आपको, आप मुस्कुरा के वो सवालों के जवाब से थोड़ी भागेंगे। आप बताओ ना, अब आनंद फानन में काम क्यों हो रहा है? आप ये बताइए ना, आनंद फानन में अब आप क्यों जाग रहे हो जब अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं? रविंद्र जी ठीक है, एक एक करके हेमा भंडारी जी ठीक है, इस बात के जवाब लेते हैं, फिर अरुण जी का रुख करते हैं, इसके बाद आप लोगों का रुख करेंगे। रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा इस बात का जो अनिल जी ने उठाए सवाल। नहीं हुआ मेरा जवाब नहीं। सोनी जी 10 सेकंड। सरकार 3 साल और है, जवाब देते रहना, 3 साल और है। नहीं जवाब सरकार के जवाब देते रहना। ठीक है सुनिए, एक मिनट सोनी जी, सुनिए मंजू जी आते हैं। मंजू जी आपका रुख करेंगे। रविंद्र जी 10 सेकंड में से 5 सेकंड ही बचे हैं, जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। बार आप इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि घर में मेहमान आता है तो हम देखिए, घर में मेहमान मेरे आ रहा, मेरा घर अच्छा है, मैं उसे सिर्फ अपने घर की जो अस्थायी चीजें उसे मेंटेन कर रहा हूँ। स्थायी चीज मेरा मकान है, मेरा वैभव है, और मेरा वैभव मेरा उत्तराखंड है। अस्थायी चीज आप इसे रंग पुताई को अगर अस्थायी चीज को अगर मान रहे हैं, मैंने स्थायी। ठीक है रविंद्र जी, अगर ऐसा है तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो तेजी अब देखने को मिल रही है वो भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब निर्देश दिए हैं, सख्ती दिखाई है, तब जाकर ये गंभीरता नजर आ रही है। और आपके ही सत्ता पक्ष के नेता इस बात का जिक्र करते हैं, विनोद चमोली जी विधायक जो हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं, तो उन बातों को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपना उत्तराखंड को वैभव समझते हैं तो वैभव को कैसे संरक्षित, सुरक्षित और सुंदर रखना है, बनाना है, वो भी तो जिम्मेदारी आपकी है। और समय रहते आज पूरा शहर क्या पूरा उत्तराखंड दिख रहा है। आज यही 41 जानों को बचा के ले आए। ठीक है, आपका कहना है कि और ये हम ही कर सकते हैं। आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे रविंद्र जी की ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं, मंजू जी इसके बाद आपका रुख करेंगे। ठीक है, अरुण जी क्या नजर आ रहा है? कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो क्या इसी टैगलाइन पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? मतलब दिखावा, अगर बाहरी सुंदरता अच्छी है तो इट मीन्स कि सब अच्छा है। देखिए, अगर आपको थोड़े दिन पहले G20 सम्मेलन का ध्यान हो तो उस टाइम भी जो सम्मेलन के आसपास के डेलीगेट्स को जाना था जी, वो तमाम सौंदर्यीकरण किया गया था उन जगह का। लेकिन अगर आज हम देखें उन्हें तो सौंदर्यीकरण हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। केवल जो दुकानों के साइन बोर्ड है वो एक जैसे कर दिए गए थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, निश्चित तौर पर देखिए इन्वेस्टर समिट तो अभी 6 महीने पहले तय हुआ, उससे पहले स्मार्ट सिटी उससे पहले से तय थी कि उसमें काम होने हैं, सौंदर्यीकरण के काम होने, शहर को सजाया संवारा जाना है। लेकिन इस बीच में इन्वेस्टर समिट की डेट फाइनल हुई और डेट फाइनल होने के साथ साथ ये एक जाहिर सी बात है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर मुझे लगता है कि यहाँ यूके या आम आदमी पार्टी की भी गवर्नमेंट होती और उनके राज भी ये इन्वेस्टर समिट होता
तो वो भी यही काम करते हैं जो आज की तारीख में इस्लामी सरकार कर रही है अपने। लेकिन हमारे इन्वेस्टर समिट से हमारे पूरे उत्तराखंड की ब्रांडिंग पूरे विश्व में हुई है और उसी तरह अब यहाँ इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो ये एक प्रदेश की ब्रांडिंग बनाने का भी मौका होता है। तो इसीलिए जब ब्रांडिंग के काम किए जाते हैं तो उसमें तमाम तरह के काम होते हैं, सड़कें भी होती है, पेंटिंग भी होती है, सजावट भी होती है, फव्वारे भी होते हैं, मूर्ति, तमाम चीजें ठीक है होती है। एक बजट का इन्वेस्टमेंट होता है। अरुण जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन दिल्ली के समिट का जो आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर कितना डाइवर्जन किया गया, कितने करोड़ खर्च किए गए, साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए एक अच्छा संदेश देने के लिए उसमें आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उस बात को भी आप उस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं? उससे बीजेपी वालों को कोई लेना देना निश्चित तौर पर देखिए, जब रोड ब्लॉक्स होंगी या जैसे त्रिवेणी घाट में उनकी आरती कराई गई थी तो वो पूरा त्रिवेणी घाट का इलाका, पूरा वो जो इलाका है माया उनका वो सील कर दिया गया था। बिल्कुल, वहां स्थानीय नागरिकों को भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये सुरक्षा तक लिहाज से भी होता है, जब भी वीवीआईपी दौरे होते हैं तो उस इलाके को सील कर दिया है, वो इसलिए कि वो सुरक्षा महत्वपूर्ण है और वो उसलिए हुआ कि विदेशी मेहमान जब हमारे यहाँ आए तो उनके सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो, इसलिए वो चीजें की गई थी और उसके बारे में सब बता दिया गया था। अब अगर रूट डाइवर्ट परसों से होगा 2 दिन के लिए और कहां से क्या रूट डाइवर्ट होगा, कहां से किस पासेस की एंट्री होगी, वो पहले से बता दिया गया है। तो आदमी खुद ही सावधानी बरतेगा। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण हमारे यहाँ समिट होना है और उससे इन्वेस्ट होना है प्रदेश के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि कल तक जो गवर्नमेंट की घोषणा थी जो इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री से या ऊर्जा वगैरह का जो हुआ है या पर्यटन के क्षेत्र, गवर्नमेंट ने एक एक कंपनी की जो अमाउंट है वो खुली है और उसको मिला 2,55,000 करोड़ के MOU हो चुके हैं। जबकि बिल्कुल, और भी होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी, जो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये एक अच्छी पहल है, इसे सरकार की एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस समय को लेकर क्या कहेंगे? ठीक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ये तैयारियों में तेजी, इसको लेकर पहले ये सतर्कता और तेजी क्यों नहीं बरती गई? स्मार्ट सिटी के तहत उतनी ही ईमानदारी से काम क्यों नहीं किया गया? अभी भी अतिक्रमण की देखा जाए दिक्कतें बहुत सामने आ रही हैं और मुझे लगता है ये अनिल जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस बात को कि जो क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है तो वहां पर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो अतिक्रमण से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो 2018 की इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट रखी हुई है, सॉरी 2023 की और 2018 में हुई थी। अतिक्रमण की बात तो बहुत बात की बात है। अगर मैं कहूं तो अतिक्रमण इनकी ही सरकार के दौरान हुआ था और वो अतिक्रमण इन्होंने उस समय शुद्ध नहीं आई कि जब अतिक्रमण लोग कर रहे थे तो क्या जब इनके यहाँ फर्जी रजिस्ट्रियां या जो इस प्रकार के धांधलीबाजी जो घोटाले हुए, इसमें क्या नाम है जमीनों के भू माफिया, क्या इनके उस समय ये पकड़ धकड़ नहीं हो पाई थी? इसी समय कैसे ये कह सकते हैं हम कि यहाँ अतिक्रमण है, वहां अतिक्रमण है, यहाँ अतिक्रमण है। जहां तक रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तो 2018 में भी 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा था प्रदेश के निवेश के लिए और उसमें कई क्षेत्र इन्होंने मुख्य क्षेत्र लिए थे कि IT क्षेत्र लिया था, सोलर ऊर्जा का लिया था, प्लास्टिक नीति आदि, यानी विभिन्न उद्योगों को लेकर के इन्होंने कहा था कि रोजगार मिलेंगे। 1.5 लाख करोड़ कम नहीं होता है। तो 673 प्रस्ताव इन्होंने मंगवाए थे, उसमें से कितने धरातल पे रहे ये भी कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। आज इन्होंने वही लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का जो है 2023 में रखा है। तो जो 2.5 लाख करोड़ का जो है कहां ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, उद्योगपतियों से क्या क्या प्रस्ताव इन्होंने मांगे हैं। तो कम से कम विपक्ष के क्षेत्रीय दल होने के नाते हम भी जानना चाहते हैं कि हमें श्वेत पत्र जारी करें। ये इस प्रकार का हो रहा, हमारा डेलीगेट तो तैयार है, हम तो 1-2 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी को ये उद्घाटन के लिए आ ही रहे हैं, हमने तो उनको मिलना है। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, श्वेत पत्र आपको भी चाहिए होगा क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है।
अनम्यूट कर लीजिएगा। 2 मिनट, एक 15 सेकंड की है, जी। 15 भी नहीं, 20-25 सेकंड की है। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप ये बताइए कि इन्होंने श्वेत पत्र अभी तक क्यों जारी नहीं किया है, जो कि अभी हो जाना चाहिए था, कि क्या क्या इसमें रहेगी, ताकि उत्तराखंड की जनता को भी पता लगे। हमारे उत्साह तो उनको है, इन्होंने कहा इनके पास 3 चुनौतियां इतनी बढ़िया हैं, 3 वो जो प्रदेश के विकास में प्रदेश को अग्रिम कर सकती हैं। पर्यटन है, रोजगार तो ये कह रहे हैं कि अगर उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेंगे। बिल्कुल। आपदा और प्लान पे अंकुश लग सकता है, अगर इनका कहना है। लेकिन ये पता तो लगे कहाँ इन्वेस्टर खर्चा करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इंडस्ट्री लगाएगा। वो कानून की मांग हमने क्यों रखी थी? एक चीज है यहाँ पर अनिल जी, भविष्य की भी चिंता विपक्ष को अब सताने लगी है। मतलब मौजूदा वक्त की तो है ही, लेकिन भविष्य में क्या चीज कैसे होने वाली है वो भी जानना बेहद जरूरी हो गया है। रविंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं एक बार। मंजू जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये अरबपति खरबपतियों को जो भूमि आवंटित कर रहे हैं, जैसे एक ग्रुप है मैगजी ग्रुप जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उसको ये उत्तराखंड में इन्होंने भूमि आवंटित की और उसको लेके आए थे कि वो जीडीपी को बढ़ावा देगी, उत्तराखंड के सभी कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको दिया, 60 करोड़ रुपए उसको दे दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम आज तक नजर नहीं आया। इस तरह के काम ये गवर्नमेंट करती है, पहली बात। दूसरी बात, रविंद्र कुमार जैन जी ने जैसे कि अभी कहा कि ये जो है ये अतिथियों की बात की, तो अतिथि देवो भव ये इस देश की सुंदरता है। ये जो है ये हमारे संस्कार में अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि देवो भव का ये मतलब नहीं, भगवान श्री राम की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के पैर पखारते थे। उन्होंने जब वनवास को गए हैं तो भिल्ली के जूठे बेर खाए हैं, केवट से हाथ मिलाया है, तो ये किसकी बराबरी करती है? ये अतिथि देवो भव में क्या घर के लोगों को, अगर आपको मेहमान को रिसीव करना है तो घर के लोगों को आप भगा देंगे, घर के लोगों को आप भूखा रखेंगे? ये सब चीजों पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। और जो ये बड़े बड़े वादे, कायदे से आप देखिए कि अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 2024 आ रहा है, 2023 का अंत चल रहा है, ये दिसंबर आ गया है। अब इनको चुनाव की तैयारी करनी है, लीपापोती करना है, क्रीम पाउडर लगा के, और इस शहर को दिखाना है। अगर इसी युद्ध स्तर पर इन्होंने काम किया होता आपदा में तो ये अवसर ढूंढते हैं। आपदा में ये काम किया होता तो हमारे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, वो क्या इन्वेस्टर मीट देखने के लिए आ रहे हैं? तो ये जनता जो सरकार है, ये बारिश का मौसम बीत चुका और ऐसे में जो समस्याएं उत्तराखंड के कुछ जो इलाके रहे और झेलने को यहाँ के लोगों ने झेली, तो मुझे लगता है वो अव्यवस्थाएं शायद वहाँ की जनता ना झेलती अगर समय रहते काम किया जाता स्मार्ट सिटी के तहत। हेमा भंडारी जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस होती तो किस तरीके से तैयारियां करती, क्या कुछ डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता, कितनी जिम्मेदारी से काम करती? और ये जो बात कही जा रही है बेरोजगार का मुद्दा विपक्ष ने बखूबी उठाया। MOU साइन होंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का अगर जिक्र करें, करार होगा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेगा। तो क्या इसके पक्षधर नहीं है विपक्षी पार्टियां? सोनी जी, इसके तो हम पक्ष में है कि रोजगार मिले। पहले भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अगर मिले तो ना 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। उत्तराखंड वासियों को कहाँ है आज लगातार पलायन हो रहा है। हमारे हरिद्वार में सिटकुल में देखिए, बाहर के लोग यहाँ पर आके, जितनी भी सिटकुल कंपनियां देखिए, बाहर के लोग आके जिनका पंजीकरण तक नहीं हुआ है वो जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, तो कहाँ गए इनके वादे? ये बड़े बड़े वादे तो करते हैं कि हाँ अब लाएंगे। आप देखिए ना, इन्वेस्टर सबमिट करने जा रहे हैं और कितनी सिटकुल की कंपनियां बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई हैं? क्योंकि विद्युत इतना वो बढ़ गए हैं, यूनिट के चार्ज इतने बढ़ गए हैं, तो उन पर तो ध्यान दिया नहीं गया। भाई सरकार उन पर ध्यान देती कि वो कंपनियां क्यों बंद हो रही हैं, उनको उनका कारण जानती। लेकिन अब जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार खुले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो क्या ये लोग ये वादा करते हैं कि हाँ यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और 70 या 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उत्तराखंड वासियों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन इनको
तो ये मतलब ही नहीं है उत्तराखंड में अगर पलायन हो रहा है या मर रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे निशंक जी के बारे में हमारे जो ये भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर। अरे पूरे कोरोना काल में हम जो है उन्हें टॉर्च के माध्यम से ढूंढते रहे। अब अखबार उठा के पढ़िएगा, लगातार सड़कों पे रहे कि भैया कहाँ गए हमारे सांसद। अब दोबारा से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो वो किसी की बाइकों में और स्कूटियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो घर घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तब उनको पीड़ा नजर नहीं आई थी उत्तराखंड की, तब वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। आज बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, कि कम से कम हरिद्वार वासियों से मत पूछे ये चीज कि उन्होंने क्या किया अपनी सांसद उसमें रहते हुए। तो ये बड़ी बड़ी करे ये काम को, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे उत्तराखंड में इस आनंद फानन के काम में कोई मुसीबत नहीं ना आ जाए, कुछ लोगों को के साथ बुरा ना हो जाए। वैसे भी उत्तराखंड बारूद के ढेर पर खड़ा है, जिस तरह से विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, एक तरह से विनाश ही हो रहा है उन चीजों का ना, जो हमारे उत्तराखंड वालों के लिए तो विनाश ही हो रहा है ये, क्योंकि बिना देखभाल करे बाहर की कंपनियों को ठेका देने का। चलिए अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे, ठीक है। रविंद्र जी कुछ कहने को है? और रोजगार किसी को नहीं मिला, बड़े बड़े भर्ती घोटाले हुए, गंभीर आरोप है। तो ये बिल्कुल आरोप है। तो अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। सोनी जी आप भी डिबेट करा रहे हैं, आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा ही पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात या अपने कार्यकाल में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में 2 जगह है, कोई ऐसी सकारात्मक उपलब्धि हमने जो बताया सिर्फ उसी को काउंटर करके उसको नीचा दिखाना है, नहीं हुआ ही नहीं। यही कारण है कि लगातार विपक्ष जो है सिमटे जा रहा, हार रहा है कि ये झूठ इतना बोलते बोलते झूठ बोल गए कि जो काम हो रहे हैं, जिन्हें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको भी ये मंच पे बैठ के, टीवी में बैठ के झूठला देते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं इस पे आता हूं कि लगातार इस बात को हो रहा है कि पेंट पुताई करा दी, सड़कें बढ़िया नहीं, गारंटी है जिस तरीके से आप रोजगार को लेकर अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका जवाब दे। क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये संभव है? भरोसा है? बड़े आयोजन पे बात नहीं हो रही है कि इस प्रदेश के अंदर 2.5 लाख से भी ऊपर के करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। जब वो यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, कितने हजार लाख लड़कों को, लड़कियों को रोजगार मिलेगा, इस पे विषय पे बात नहीं हो रही है। पहले भी MOU साइन हुआ था, पहले भी हुआ था MOU साइन, तो 7 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था 2000। कि रंग पुताई क्यों हो गई, यहाँ पे काम क्यों हो रहा है, यहाँ सब अच्छा क्यों दिख रहा है। देखिए हम पॉजिटिव लोग हैं, हम बार बार सकारात्मक काम बार बार करेंगे और बेहतर करने के लिए। परम वैभव में इस भारत को, इस उत्तराखंड को, और इस उत्तराखंड की से अपने देश की GDP में कितना बड़ा योगदान करेंगे, इस और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी निरंतर सेवा कार्य जिस प्रकार से इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं, इसको लेके हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और उत्तराखंड की प्रत्येक जनता, देखिए जिस प्रकार से आज इस प्रदेश को ऊपर ले जाने के लिए 2025 तक अग्रिम गरीब लोगों को बेघर करेंगे, ये भी बोलिए ना, हमारे मुख्यमंत्री कितने गरीब लोगों को बेघर करेंगे, कितनों को। ठीक है राजीव जी, चूंकि समय कम है, जल्दी से फाइनल कमेंट अरुण जी का ले लेते हैं। अरुण जी क्या लग रहा है, क्योंकि कई कंपनियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कई कंपनियां पहले से उनको जिम्मेदारी MOU साइन किए गए बावजूद वो चीजें नहीं पूरी हुई, तो उन कंपनियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जल्दी से फाइनल कमेंट आपका लेते हैं, फिर देहरादून का रुख करते हैं। एक चीज आपने शायद नोट नहीं करी, हमारे तीनों विपक्षी गण जो है प्रवक्ता बैठे हैं जी, ये लगातार लोगों की रोजी रोटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अतिक्रमण एक तरफ कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, और जब हटाया जा रहा है तो उनकी रोजी रोटी पे सवाल। मुझे इनमें से एक आदमी ये बता दे कि जो अतिक्रमण रेडी ठेली रिक्शे लगा रहे हैं वो कौन सा आदमी उत्तराखंड का है? एक आदमी उत्तराखंड का नहीं मिलेगा। और जब सत्यापन की बात होती है तो उसको किसी जिस इलाके में पुलिस सत्यापन अभियान चलाती है, वहां से हजारों लोग उत्तर प्रदेश की तरफ भाग जाते हैं, और जब वो मुहिम ठंडी पड़ जाती है फिर वापस आ जाते हैं। तो सवाल इस चीज का है कि हम किनका साथ दे रहे हैं, हरिद्वार में तो 5000 लोग भी बाहर से वोट देने आते हैं, कभी किया सरकार ने उस पर? नहीं, फिर उनका वोटर कार्ड मत बनाइए, समय कम है, हम
हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल विपक्ष के भी बेहद अहम है, लेकिन अब रोजगार को लेकर मंशा जिस तरीके से नजर आ रही है कि बेरोजगारी दूर होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक लेट लतीफी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब अगर इस काम में तेजी देखने को मिल रही है तो इस बात को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देहरादून का रुख कर लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए और अधिकारियों से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर ये तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जाएं, इसका निर्देश आप पहले ही दे चुके हैं और समय रहते ये काम पूरा किया जाए, इसको लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बेहद गंभीर है क्योंकि कई एमओयू साइन होने हैं। विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसको लेकर अधिकारियों से जायजा लेते हुए कि तैयारियां कहां तक पहुंची, क्योंकि अंतिम रूप तैयारियों को लेकर पहले ही दिशा निर्देशित कर चुके थे कि समय रहते वक्त रहते ये काम पूरा कर लिया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, साथ ही इसका समापन गृह मंत्री करेंगे और बेहद खास माना जा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर, लेकिन अब इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जल्द से जल्द ये तैयारियां पूरी की जाएंगी। तो तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बारीकी से निरीक्षण करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आला अधिकारियों से मुखातिब होते हुए और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो ARI में ये आयोजित किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द से जल्द तैयारियों को पूर्ण रूप दिया जाएगा। समय रहते कार्य करने की हिदायत पहले ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तैयारियां कहां तक पहुंची, ये जानकारी साझा करते हुए ये तस्वीरें, तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, बैठने का उचित प्रबंध किया गया है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।